जैसा कि मेरे को बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था एसएससी एमटेक 2026 की स्ट्रैटेजी के लिए, सो हेयर इज़ द वीडियो। विदाउट एनी फर्दर डे लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं नोटिफिकेशन से। एसएससी एमटेक 2026 का नोटिफिकेशन जैसे कि हमें पता था जून 2026 में आउट होने वाला था एसएससी के कैलेंडर के हिसाब से, बट अब तक नोटिफिकेशन आउट हुआ नहीं है जून ख़त्म होने का। तो मे बी हम लोग नेक्स्ट मंथ प्रोबेबली एक्सपेक्ट कर सकते हैं नोटिफिकेशन, या फिर वो अगस्त तक चला जाएगा। और 2026 का एमटीएस का एग्ज़ाम आप इस साल के एंड में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, बिकॉज अभी पीएटी पीएचडी के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो 25 में एग्ज़ाम दिया अब तक उनका रिजल्ट नहीं आया है। तो उनका पीएटी होगा, पीएचडी होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि जो 26 वाला एग्जाम है उसमें डिले होने का चांसेस है। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, आप अच्छे से तैयारी अगर अभी से भी स्टार्ट करेंगे तो आराम से हो सकता है। अब एसएससी एमटीएस के एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जाम को 2 सेशन में डिवाइड किया गया, 45 मिनट्स ईच, जिसमें इंग्लिश और जीके सेशन 2 में होता है और मैथ्स और रीजनिंग सेशन 1 में होता है। जैसे कि सेशन 1 क्वालिफाइंग है तो आप जितने सारे अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, और इसमें साथ में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है सेशन 1 में। इसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग के 20-20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 3 मार्क्स ईच, तो टोटल 120 मार्क्स होगा। और इससे मेरिट नहीं बनेगा, मेरिट बनेगा आपका जीके एंड इंग्लिश जो सेशन 2 में हो। जीके और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स ईच, और इसमें 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है। और तो कोई कन्फ्यूजन होता है जो मैं दूर करना चाहती हूँ कि उनको लगता है सेशन 1 हो जाएगा, फिर एग्जाम से हम लोग सेंटर से बाहर चले जाएंगे, फिर सेशन 2 देने आएंगे। ऐसा नहीं होगा। जैसे ही सेशन 1 का 45 मिनट्स खत्म होगा वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रीज का बात करते हैं, कहाँ का पोस्टिंग हो सकता है। मेनली मोस्ट फेमस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, एमईएस हो गया, या फिर पोस्ट ऑफिस हो गया, बोटेनिकल गार्डन हो गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, माइंस वाले में हो गया, या फिर आपका डिफेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्ट्रीज है उनमें कहीं पे भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। अब बहुत लोगों को डाउट होता है कि एमटीएस और हवलदार दोनों अलग अलग एग्जाम है, बट ऐसा नहीं है। इससे आपका एमटीएस में भी सिलेक्शन होगा, हवलदार में भी सिलेक्शन होगा। एक बेसिक डिफरेंस बता दी तो एमटीएस मेनली आपका डेस्क वर्क है, जहाँ पे आप घर का मतलब सिविल यूनिफॉर्म पहन के जा सकते हैं, लेकिन हवलदार आपका मतलब मेनली डेस्क वर्क भी है, साथ में आपका फील्ड जॉब भी है जिसमें आपको यूनिफॉर्म भी मिलता है। मे बी हवलदार में आपका नाइट शिफ्ट हो सकता है, लेकिन एमटीएस जैसे मेनली जो 9 to 5 जॉब्स होता है टिपिकल उस टाइप का जॉब है। जैसा कि मेरा डेस्क वर्क का काम है, तो एमटीएस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए या फिर आगे का कुछ करने के लिए। बट हवलदार में मतलब होता है कि कभी भी आपको कहीं पर भी जाना पड़ जाए अपने ऑफिशियल्स के साथ। इन केस आपने हवलदार चूज़ किया है तो आपका पीटी पीएचडी का मैं डिटेल शेयर कर देती हूँ कि उसमें क्या क्या होता है। फॉर बॉयज़ 1.6 किलोमीटर आपको वॉक करना पड़ेगा 15 मिनट्स के लिए, एंड फॉर द फीमेल्स आपको 1 मिनट वॉकिंग करना पड़ेगा 20 मिनट्स में, जो बहुत ईजी है। इसमें साइकिलिंग नहीं होता है। फॉर मेल्स 81 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए विथ 157.5 सेंटीमीटर हाइट, एंड फॉर द फीमेल्स आपका 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए विथ 48 kg वेट। आपका वेट इधर से उधर हो सकता है, थोड़ा ग्राम्स हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये नहीं कि आपका 2 kg एकदम कम हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ये एक्सपीरियंस मैंने किया है, क्योंकि मैं पतली थी बहुत, तो उस टाइम मेरा वेट नहीं था। तो और मेरा फिजिकल एग्जाम होने वाला था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खाना पड़ता था, बहुत ज़्यादा खाने से पहले पानी पीना पड़ता था, तब मैं जाके वहाँ पे वेट की थी, तो मेरा वेट सही आया था। मैं अपना शेयर कर देती हूँ। मेरा उस टाइम वेट जब उन्होंने नापा, वहाँ पे मेरा वेट था 48.2 kg, मतलब 48 kg 200 ग्राम ही मेरा वेट था। तो देखो वेट में क्या होगा कि ऊपर नीचे होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। वो लोग संभाल सकते हो कि खा लिया नहीं खाया, वो होता है टेंशन की वजह से, वेट के प्रॉब्लम। बट हाइट ऐसा चीज़ है कि आपको हाइट में वो लोग कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस वजह से क्या है कि जितने लोग भी रिजेक्ट हुए थे, वॉकिंग में तो कोई रिजेक्ट नहीं हुआ था, लेकिन जितने लोग भी रिजेक्ट हुए थे सब हाइट की वजह से रिजेक्ट हुए थे और डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रिजेक्ट हुए थे। हाइट मैटर्स द मोस्ट। तो 152 सेंटीमीटर फॉर द फीमेल्स होना चाहिए। जब मेरा हुआ था उस टाइम 30 लड़कियाँ आई थी, बॉयज़ का मैं बात नहीं कर रही, वहाँ पे 30 लड़कियाँ आई थी। 30 में से सबसे हाईएस्ट जो हाइट था वहाँ पे मेरा ही था 160 सेंटीमीटर। उसके अलावा किसी का वहाँ पे हाइट नहीं था। बट वेट के मैटर में तो थोड़ा बहुत मेरा बहुत ज़्यादा कम था, तो 48.2 kg मेरा वेट था, बहुत ज़्यादा कम था। तो सबसे कम मेरा ही था वहाँ पे वेट। तो सेशन वाइज अब जल्दी से स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग है सेशन 1, जिसमें होता है मैथ्स और रीजनिंग। जिनको भी मैथ्स से डर लगता है वो रीजनिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग मिला के आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ मैथ्स पोर्शन। मैथ्स मैं कर रही हूँ गगन प्रताप सर से, आप भी उनको फॉलो
फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो उनके अलावा बहुत सारे टीचर्स हैं फॉर द मैथ्स। और एक मैं काम करूँगी क्या प्लेलिस्ट होना चाहिए मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए क्या क्या प्लेलिस्ट आपको फॉलो करना चाहिए, मैं सारा एक कंबाइन करके एक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मैथ्स में मैं ये सारे चैप्टर शो कर दे रही हूँ, आपको ये सारा कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आपको सारे चैप्टर्स करके जाने हैं। अगर आप CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारा चैप्टर सही होगा, बट आप सिर्फ MTS कर रहे हैं तो आप इनमें से भी कुछ चैप्टर्स लाइक आपका मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंसुरेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये सारे मेन और कोर चैप्टर्स आप इनको ही अच्छे से प्रिपेयर करें। कम चैप्टर्स प्रिपेयर करें पर अच्छे से ये प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग को आपको सिंपली चैप्टर वाइज नहीं करना है, सिंपल तरीका है इसको वन शॉट वीडियो से कंप्लीट करने का। पहले एक बार कॉन्सेप्ट देख लिया, ये नहीं कि आप सारा टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट देखने लग गए कि इससे कैसे होता है, वाटर इमेज कैसे होता है, मिरर इमेज कैसे होता है, वैसा भी नहीं करना है। तो ये रीजनिंग का सारा सिलेबस आपको ये फॉलो करना है। सिंपल थिंग इज दैट आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइक कोडिंग डिकोडिंग, दिस इज द बेस ऑफ रीजनिंग, साइलोगिज्म हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद हो गया नंबर सीरीज हो गए। ये सारे चैप्टर्स है जिनका वन शॉट वीडियोस आपको कंप्लीट करना है। मैं इसका भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब में जाकर सिंपली आप सर्च कर लीजिए रीजनिंग वन शॉट, सारे चैनल्स के आ जाएंगे, उसमें से कोई भी चैनल आप चॉइस कर सकते हैं जिससे आपको समझ आए। फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप रीजनिंग कहाँ से फॉलो करें तो सिंपली परमार SSC चैनल में कमल सर वन शॉट वीडियोस ले रहे रीजनिंग, आप वो फॉलो कर सकते हैं। अब बात कर रहे थे सेशन 2 के बारे में जिसकी में GK और इंग्लिश है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन फॉर यू क्योंकि इससे ही मेरिट डिसाइड होगा। तो GK से स्टार्ट करते हैं। GK में फर्स्टली ब्लाइंडली आपको परमार SSC फॉलो करना है। फॉर स्टैटिक GK जो करंट अफेयर्स सारा चीज़ आपको परमार SSC फॉलो करना है क्योंकि सब वहीं से पढ़ रहे हैं। अगर आप नोट्स बनाए तो वेल एंड गुड, अगर नोट्स बना के टाइम वेस्ट नहीं करना तो सिंपली फैटमैन किताब ले लो। जैसे कि मेरे पास फैटमैन की फर्स्ट एडिशन है, आप सेकंड एडिशन लॉन्च हो गया, वो वाले बुक्स ले सकते हैं, तो आप वो वाले किताब ले लो। सिंपली क्या करना है, अब क्या यूट्यूब से फॉलो करना है, या तो आप PYQ सीरीज फॉलो कर लो जो उन्होंने इस बार सबसे अच्छा तरीका किया है कि सब्जेक्ट वाइज उन्होंने कवर करा है, या फिर FRB 2.0 बैच कर लो। सिंपली एक वीडियो देखना एक टॉपिक का, वो जो टॉपिक हुआ वो जाके बुक से पढ़ लेना, तो आपको GK का नोट्स भी बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और बस GK में इतना ही करने का जरूरत है। बाकी PYQs है, आपको अलग से PYQ का बुक भी लेने का जरूरत नहीं है। सिंपली परमार सर PYQs जो अभी 2025 में लेटेस्ट एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चन आए थे GK का उन्होंने सॉल्व कराया PYQ सीरीज में, अब वो सीरीज फॉलो कर लो या फिर FRB फॉलो कर लो। तो आप बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में, क्योंकि इंग्लिश कम टाइम पे दोगे तो ज़्यादा स्कोरिंग हो सकता है, क्योंकि एज अ GK बैकग्राउंड रहा है ना मेरा, तो उस हिसाब से मैं बोल सकती हूँ कि GK में कितना भी टाइम दे दो कभी अच्छा मार्क्स आएगा ही नहीं। ठीक है, इंग्लिश को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज ग्रामर, सेकंड इज वोकैब एंड थर्ड इज कॉम्प्रिहेंशन या फिर क्लोज टेस्ट वाला पोर्शन। तो जैसे कि मैंने ग्रामर का नोट्स नहीं बनाया तो आपके पास होना चाहिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1 किताब। सिंपली आपको कॉन्सेप्ट समझना, नोट्स खुद से नहीं बनाने हैं। ग्रामर के लिए मैं बुक फॉलो कर रही हूँ जो सब फॉलो करते हैं, ये नीतू सिंह वॉल्यूम 1। जो भी नोट्स है जो भी एक्स्ट्रा थिंग्स है आप ऐसे किताब में लिख लो, वो अच्छा रहेगा, क्योंकि कितना ही नोट्स बनाने जाओगे वो बल्कि हो जाएगा, बाद में आपको रिविजन करने का मन नहीं करेगा। एंड फॉर द वोकैब पोर्शन आप यही बुक को फॉलो करें। इनके पीछे में यहाँ पे वोकैब दिया हुआ है, इसको जितने तरीके से जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे में मैंने डेट भी मैं लिखती थी मैं कब का रिवीजन करती थी। ये बुक को मैं 2024 से पढ़ रही हूँ, तो ये बुक है, इसकी ये हालत हो गई है, तो आप ऐसे करके पढ़ सकते हैं। बस एक बुक रखा है, मैं बस ब्लैक बुक भी रखा है मैं, बट मैं वो नहीं पढ़ती, दैट बुक डजंट सूट्स मी। सो यही चीज़ है, इसको बार बार रिवीजन करना है। अब बात करते हैं जिनको वोकैब याद नहीं होता, तो उनके लिए एक मैं चैनल बता देती हूँ, दैट इज़ देसी पढ़ाकू चैनल, जिससे वोकैब आप आराम से याद कर सकते हो। उन्होंने सिंपली क्या किया, ब्लैक बुक के सारे वोकैब्स और नीतू सिंह वॉल्यूम 1 के सारे वोकैब्स उनको ट्रिक फॉर्म में याद कराया। आप एक बार जाके वीडियो देखना तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। वो वोकैब का पोर्शन मेरे लिए हमेशा से बहुत हार्ड रहा था, लेकिन जब मैंने वीडियोज़ देखे, ये जितना भी वीडियो में मैंने जितना भी सोर्सेज बताया सारा नॉन स्पॉन्सर्ड है, जो मैंने खुद फॉलो किया मैं वो बता रही हूँ। अगर आपको वोकैब कुछ भी नहीं समझ आता, कुछ भी याद नहीं होता, एक बार वीडियो देख लेना। आपका 722 वोकैब्स सर ने कराया है, उस पर से आपको 300 वोकैब्स एट दैट मोमेंट ही याद हो जाएगा ट्रिक से। एक बार फॉलो करके देखना, मैं सारा चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वॉल्यूम 1 तो किताब ले लिया फॉर ग्रामर एंड वोकैबुलरीज। वोकैब के लिए चैनल सिंपली फॉलो करना देसी पढ़ाकू। ग्रामर के लिए आप फॉलो कर सकते हो अमन वशिष्ठ सर को, उनका भी फ्री का प्लेलिस्ट है यूट्यूब में, आप वो फॉलो कर सकते हो। तो मैं वो अमन वशिष्ठ सर का लेक्चर देखती हूँ, जैसे नाउन का लेक्चर हो गया, उसके बाद मैं वॉल्यूम 1 से जाकर रीड करती हूँ, क्योंकि अमन वशिष्ठ सर का मेरे को समझ आता है। या फिर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि मैं लेक्चर अमन वशिष्ठ सर का
देखूंगा, बुक मैं वॉल्यूम 1 पढ़ूंगा, तो सिंपली आप अमन सर का भी नोट्स बाय कर सकते हैं। मैं बाय नहीं की हूँ तो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, तो मैं उनका लेक्चर फॉलो करती हूँ, साथ में अपना बुक से मैं रीड कर लेती हूँ। उस टेस्ट आता है वो सिंपली क्या होगा, अगर ग्रामर आपका सही हो गया है, वो कैब सही हो गया है और रीडिंग का हैबिट डालो, आप बहुत सारे बुक्स आते हैं और मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी बुक्स का पोस्ट करती रहती हूँ, तो आप सिंपली वो सारे बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, आपका वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। रीड करके आपको समझ आना चाहिए सिंपली कि क्या मीनिंग कन्वे करना चाहता है। अगर हार्ड पैसेज आए तो उसमें तो गलत होने का चांसेस है, बट ईजी में क्या है कि आपको समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है कि अपना रीडिंग को कैसे ठीक करें, तो सो सिंपली इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ बुक्स, जैसे हो गया डू इट टुडे हो गया, एटॉमिक हैबिट्स हो गया, या फिर द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो गया, ये सारे बुक्स इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपका कैरेक्टर बिल्डिंग भी होगा, सेल्फ डेवलपमेंट भी होगा, आपको रीड करके समझ भी आएगा, आपको वोकैबुलरी भी बिल्ड होगा, आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा। तो इससे बहुत सारा फ़ायदा है, बुक से सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका स्क्रोलिंग का हैबिट कम होगा, आपको रीड करना अच्छा लगेगा, तो आप बुक में इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे आपको बेनिफिट्स ही है बस। और सिंपली लास्ट में कुछ नहीं करना, जैसे कि मैंने बहुत कम सोर्सेज बताए, सिंपल आप इसको क्या करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। मेरा पहले 2 बार में नहीं होने का रीज़न यही था कि मैंने रिवीजन ही नहीं किया, बाद में आके देखती थी अरे मेरे नोट्स से ही आया हुआ है, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। अब बात कर लें मॉक टेस्ट का, तो सिंपली सब टेक्स्ट बुक से देते, तो मैं भी टेक्स्ट बुक ही यूज़ करती हूँ। मैं जैसे कि प्रमोट करती हूँ तो मेरा कूपन कोड भी है, तो आप मेरे कूपन कोड यूज़ करके आप खरीद सकते हैं टेक्स्ट बुक का। मैंने कम सोर्सेज इसलिए बताया कि कम सोर्सेज रखना, पर रिवीजन बहुत ज़्यादा करना, साथ में मॉक टेस्ट से ही आपका तैयारी हो जाएगा। जो भी कुछ एक्स्ट्रा छूट जाएगा, कुछ भी होगा, PYQ मॉक्स लगाना, उससे आपका कवर हो जाएगा। ज़्यादा टाइम टेस्ट एंड एनालिसिस में ज़्यादा टाइम देना, जो भी छोटा चीज़ होगा, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ दिया, नहीं समझ आया, कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, नहीं समझ आया, कुछ भी होगा, सारा मॉक टेस्ट से तैयारी हो जाएगा आपका। तो मॉक टेस्ट के लिए इस बार अलग कॉपी बना लेना, क्योंकि अभी एग्जाम के लिए टाइम है, तो एक कॉपी बना लेना। जो जो आपको छूट गया, न्यू वोकैब आ रहे हैं, वो सारा अभी से कर लेना। जो भी आपका लीव हो गया, पेंडिंग पड़ गया, वो सारी चीज़ उसमें कवर हो जाएगा। मैं गलतियाँ बता देती हूँ। सबसे पहला गलती ये नहीं करना है कि बहुत सारा सोर्सेज कर लेना, ये कभी पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये PDF पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ऐसे करके नहीं, हर चैनल में भटकना, ये गलती नहीं करना है। और इंग्लिश को अंडररेटेड मत लेना, ज़्यादा फोकस इंग्लिश में करना और जीके में भी फोकस करना, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस इंग्लिश में करना, जिसमें 25 आउट ऑफ 25 सही होने का चांसेस हो सकता है। मेरा 23 सही हुआ था एग्जाम में, एक स्पेलिंग मिस्टेक था और एक मैंने छोड़ दिया था। सबसे ज़्यादा फोकस ये करना है कि आपको एनालिसिस पे फोकस करना है, ना कि आपने मॉक टेस्ट के स्कोर पे आज कम आ गया तो मूड ख़राब हो गया, जैसे मेरे साथ भी हमेशा होता था, तो मैं बाहर चली जाती थी किताब छोड़ के। तो वो सारा चीज़ नहीं करना है, अपने मॉक टेस्ट के स्कोर पे फोकस ना करके एनालिसिस पे फोकस करना और उसको ट्राई करना कि नेक्स्ट टाइम वो सुधार लो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस स्ट्रैटेजी। क्योंकि आपको सिंपली क्या करना है, लेक्चर लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लर्न करना है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, फिर उसको रिवीजन करना है, फिर से कॉन्सेप्ट देखने हैं, फिर रिवीजन करनी है, साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय।